दोस्तों, अगर आपको फिनोबिट चैनल के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्यूबिट, जो कि फिनोबिट का ही ऑफिशियल दूसरा फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ पब्लिश की जाती हैं और कोई भी आपसे टॉपिक मिस ना हो जाए, इसलिए मेक श्योर कि आप दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिनोबिट जिस पर आपके ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरा व्यूबिट जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने रिटायरमेंट को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आज आप नौकरी पेशा हैं, आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी से, लेकिन जब आपकी एज 60 साल होगी तो उस दौरान आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो कि सैलरी से आ रही थी वो बंद हो जाएगी और आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो जो कि आपके पैसे को एक्चुअली में ग्रो करे। साथ ही साथ जो आपके फ्यूचर गोल्स होते हैं, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की शादी, उसमें भी मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको आज से ही प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। जब भी आप इन सभी चीज़ों को लेकर के अवेयर होते हैं, उस दिन से ही अगर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो उसे लेट नहीं कहा जाएगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है सर के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनकी एज इस समय वर्तमान में 50 साल की है और ये पर मंथ 13,500 की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इनका प्रश्न है ये है कि इनके सिनेरियो के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड इनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए, जब भी हम इस एज में होते हैं या फिर आने वाले 10 साल में हमारा रिटायरमेंट होता है तो हमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है म्यूचुअल फंड चुनते समय। केवल ऐसा नहीं है कि हम टॉप परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि टॉप परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि स्मॉल कैप कैटेगरी 8 साल 10 साल बिल्कुल रिटर्न ही नहीं देता है, बिल्कुल मार्केट फ्लैट रहता है। तो उस सिचुएशन में चूंकि आपकी रिटायरमेंट ही 10 साल के बाद है तो आप इस प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। तो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम होराइजन कितना है, साथ ही साथ आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो 10 साल के बाद देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टर जिसकी एज इस समय 30 साल है और उसने 10 साल का टाइम होराइजन सेट किया है, तो वो रिस्क ले सकता है। वो स्मॉल कैप में प्योरली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए 10 साल में उसका वो गोल अचीव नहीं हुआ तो उसको 1-2 साल और वो बढ़ा सकता है। और 1-2 साल बढ़ाने के कंडीशन में उसकी एक्टिव इनकम सैलरी से अभी भी आ रही होगी, क्योंकि 10 साल बाद उसकी एज केवल 40 साल होगी और 60 साल तक वो नौकरी पेशा में रहेगा। तो उस दौरान उसके पास समय है, एक्टिव इनकम भी है। वो चाहे तो जब मार्केट में गिरावट हो रही है तो वो उसका लाभ ले सकता है पैसे और ज़्यादा इन्वेस्ट करके। लेकिन चूंकि आपकी एक्टिव इनकम बंद हो चुकी होगी 10 साल के बाद, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास 10 साल का ही समय है रिटायरमेंट के लिए, उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड और कौन सी कैटेगरी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसमें उनका रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक देखने को मिले। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जैसे सर के केस में मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम उनकी 60 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उनके लिए टाइम होराइजन 10 साल का ही मान करके चल रहा हूँ। हालांकि वो 10 साल तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि वो अपनी एसआईपी को बंद कर दें, क्योंकि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो चुका होगा और ये इस पैसे को होल्ड करें, मतलब कि इन्वेस्ट रहने दें, पैसा ना निकालें। तो मैं यहाँ पर ये मान करके चलूँगा कि 10 साल तक ये अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको बीएसई स्मॉल कैप का डेटा दिखाना चाहता हूं, ताकि केवल रिटर्न को देख करके हमें किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करना है, यह चीज आपको क्लियर हो पाए। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है। ठीक है, इसमें मैं 2008 से लेकर के 2020 तक का डेटा दिखा रहा हूं, यानी टोटल 12 साल का। इन 12 साल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब 2008 के करीब मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, उस समय अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया रहता स्मॉल कैप में, तो 2020 में जब कोरोना की सिचुएशन आई थी, उस समय जो गिरावट हुआ, उस समय मार्केट जो था वो लगभग 32% टूट चुका था। यानी आपने लगाया 1 लाख और आपका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट 32,000 निगेटिव में होगा। अब आप सोचिए कि 12 साल आपने समय दिया स्मॉल कैप कैटेगरी को और 12 साल बाद ये आपका पैसा निगेटिव में है। तो यहाँ पर केवल टाइम होराइजन हमारा 10 साल का है। इसको देख करके हम प्योर स्मॉल कैप में नहीं जा सकते, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। जब भी मार्केट में करेक्शन होती है तो स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा गिरता है।
यहाँ पर आपको ये समझना है कि आज मार्केट जिस सिचुएशन में है, अपने ऑल टाइम हाई पर है, और वैसे भी स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। तो मार्केट कब कैसे मूव करेगी, देखिए यहाँ से 2020 से लेकर के 2024 तक एक तरफा रैली है मार्केट में। मार्केट ऐसे हमेशा नहीं चलता है, मार्केट ऐसे बिहेव करती है, फ्लैट हो जाएगी कभी कभी, हो सकता है 10 साल 8 साल आपको रिटर्न ही ना दे। तो आपका रिस्क एपेटाइट जिस हिसाब से है, क्योंकि 10 साल बाद आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी, तो उस समय और आप पैसा नहीं डाल पाएंगे, और 10-12 साल बाद अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो जाए तो नो डाउट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। इसलिए प्योर स्मॉल कैप से हमें बच करके रहना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पहला म्यूचुअल फंड आपके लिए हाइब्रिड कैटेगरी का आपको जरूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पर हाइब्रिड कैटेगरी में मैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन आपको यहाँ पर सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करेंगे या फिर जो भी पोर्टफोलियो आप बनाएंगे, खुद से रिसर्च जरूर करिएगा, अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में क्या होता है, उससे पहले हमें हाइब्रिड को समझना होगा। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहला इक्विटी और दूसरा डेट। इक्विटी का मतलब कि डायरेक्टली आप कंपनी के हिस्सेदारी खरीद रहे हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके, और डेट का मतलब कि आप किसी को उधार दे रहे हैं। अब ये किसी को गवर्नमेंट भी हो सकती है और साथ ही साथ कारपोरेट भी हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। तो जो डेट वाला पार्ट होता है उस पर हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से लगभग 6% 7% के हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो डेट वाला जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर इक्विटी वाला, यानी कि जो हम शेयर्स में स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या है, वो रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारा पैसा ग्रो करेगा या फिर हमारा पैसा निगेटिव में जाएगा। मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही होगी, मार्केट में कोई बैड न्यूज़ है, उसके हिसाब से हमारा इक्विटी का जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो नो डाउट डेट वाला हमारा सेफ तो है, लेकिन हमें रिटर्न लगभग एफडी के बराबर दे रहा है। जब हमें एफडी के बराबर ही रिटर्न अगर लेना है तो हम म्यूचुअल फंड में क्यों आए, उससे अच्छा तो हम सेफ एफडी की तरफ जा सकते हैं। हम चूंकि एफडी में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज के डेट में अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो वो 6 से 7% का है। 6% के हिसाब से हमारा एफडी रिटर्न दे रहा है और 6% के हिसाब से हमारा पैसा ग्रो कर रहा है। तो एक्चुअली हमारा पैसा ग्रो नहीं किया, बल्कि हमने केवल इन्फ्लेशन को बीट किया। आज किसी एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है, और एक साल बाद उस वस्तु की कीमत 6% इन्फ्लेशन की वजह से, यानी महंगाई दर की वजह से 106 रुपया हो जाएगी। एफडी में आज मैंने 100 रुपया का एफडी कराया और एक साल बाद एफडी पर मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता तो 106 रुपया ही होता। मतलब कि ये एफडी में इन्वेस्ट करके 100 रुपया का मैंने 106 रुपया किया, और उस वस्तु को जो आज मैं खरीद सकता था 100 रुपये में, वो अगले साल 106 रुपये की हो गई। तो मतलब हमने एफडी तो कराया 100 रुपये का, हमारा पैसा भी न्यूमेरिक डिजिट में बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमारा पैसा बढ़ा नहीं, क्योंकि जिस वस्तु को आज हम खरीद सकते थे, एक साल बाद जब हम खरीदने जाएंगे तो हमारा 106 रुपया पूरा खर्च हो जाएगा। तो हमारा पैसा ग्रो नहीं किया, बल्कि बस जो इन्फ्लेशन है उसको बीट किया। इससे बचने के लिए हमें जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी तरफ आना ही पड़ेगा। और इसके लिए पहला जो मैं आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात बता रहा हूँ, पहला आपके लिए हाइब्रिड हो सकता है, जिसमें एक तो रिस्की और दूसरा सेफ, दोनों को मिक्स करके ये हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाया गया है। यानी इसमें इक्विटी का भी पोर्शन होगा और डेट का भी पोर्शन होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, अभी जैसे मार्केट में अक्टूबर 2024 की मैं बात करूँ तो मार्केट में लार्ज कैप की बात कर लीजिए, मिड कैप की बात कर लीजिए, स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, सारे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अच्छा खासा करेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईआई की हैवी सेलिंग देखने को मिली है, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का अक्टूबर माह में इनके द्वारा सेलिंग किया गया है। और भी बहुत सारे रीजन है, जियो पॉलिटिकल रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है जिसके डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप इस प्रकार का मिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं हाइब्रिड वाला, तो मान लीजिए इक्विटी वाला आपका रिटर्न नहीं दे रहा है, फिर भी डेट वाले आपके पूरे ओवरऑल रिटर्न को संभाल लेते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और इक्विटी में आपका 50% पैसा है और डेट में आपका 50% पैसा है, यानी कि 1 लाख में 50,000 आपका इक्विटी में चला गया और 50,000 आपका चला गया डेट में। अब मान लीजिए इक्विटी, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ, इक्विटी 5% निगेटिव में चला गया, 5% निगेटिव में। ठीक है, तो 50 का 5% अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,500। कितना आ जाएगा? 2,500। ठीक है, यानी कि एक साल बाद आपका पैसा 2,500 निगेटिव में होता,
ये 50% जो इक्विटी वाला पोर्शन है। वहीं पर जो डेट वाला पोर्शन है उस पर हमने देखा कि 6 से 7% हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि 7% हमें रिटर्न मिला, तो इस 50,000 पर हमें एक साल में 7% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3500 रुपया। तो ओवरऑल जब एक साल बाद हमारा जो टोटल 1 लाख का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में, जो रिटर्न हमें मिला, यानी कि कितना वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा टोटल पॉजिटिव में हम 1000 होंगे और 1 लाख का जो टोटल वैल्यू था वो बढ़ करके 1,01,000 हो चुका होगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपका पूरा पैसा 100% पैसा इक्विटी में होता, 1 लाख रुपया, तो क्या होता। अगर पूरा पैसा इक्विटी में होता तो उस दौरान चूंकि मार्केट में 5% की गिरावट है एक साल में, तो मान लीजिए कि 5% की गिरावट हुई तो आपका पूरा पैसा घट करके 95,000 हो जाता। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि अगर प्योर इक्विटी में जाते हैं और मार्केट करेक्ट करती है तो आपका पैसा निगेटिव में जा सकता है, लेकिन वहीं पर अगर आप हाइब्रिड में रहते हैं तो आपका पैसा निगेटिव में जाने से थोड़ा सा बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी वाला पार्ट है वहीं तो केवल निगेटिव में जाएगा, जो डेट वाला है वो आपको पॉजिटिव में रिटर्न देता रहेगा। इस वजह से जो अगर आपके पास टाइम होराइजन कम है, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड आपको हाइब्रिड कैटेगरी का जरूर रखना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब यहां पर हाइब्रिड कैटेगरी में भी मैं यहां पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला सेलेक्ट किया हूं। इससे फायदा ये होगा कि जैसे देखिए मार्केट में अभी इक्विटी में गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ से कई बार क्या होता है कि इक्विटी कभी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो डेट परफॉर्म करता है, और डेट कभी परफॉर्म नहीं कर पाता है तो इक्विटी में रैली देखने को मिलती है। तो जो जैसा परफॉर्म करेगा, मान लीजिए इक्विटी परफॉर्म कर रहा है तो डेट से पोर्शन बढ़ा करके इक्विटी में किया जा सकता है, और मान लीजिए इक्विटी में गिरावट आ रही है तो यहाँ से पोर्शन को कम करके डेट में किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन, यानी कि मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हम अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी में कर सकते हैं। मतलब आपको नहीं करना, ये फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोडक्ट का रिटर्न दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, एक साल में इनका जो रिटर्न है वो 33% का है, 3 साल में इनका रिटर्न जो है वो 22% का है, 5 साल में रिटर्न 20% का, और सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न लगभग 16.5% का है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि केवल हाइब्रिड कैटेगरी में नहीं, बल्कि जितने भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, आप लार्ज कैप बात कर लीजिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इवन कोई भी कैटेगरी है, उन सब में सबसे ज़्यादा जो एवीएम है वो इसी फंड का है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का, जो कि एवीएम लगभग 1 लाख करोड़ को टच करने वाला है। सिर्फ 3,500 करोड़ अगर और हो जाएंगे तो 1 लाख करोड़ इसका एवीएम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे AMC हैं जिनका टोटल म्यूचुअल फंड, जितने भी उस AMC के म्यूचुअल फंड होते हैं, सबको मिलाकर भी इतना एवीएम नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में एक AMC का इतना एवीएम है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ये ज़्यादा पॉपुलर फंड होगा। यहाँ पर अगर इनकी होल्डिंग की बात करें तो टोटल 404 में इनकी होल्डिंग है। अब आपको समझना यह है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेट और इक्विटी दोनों के पार्ट होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सब है, ये सब स्टॉक्स हैं, यानी ये इक्विटी का पार्ट है। वहीं पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है वो है, यानी कि ये आपका डेट का पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद से होल्डिंग एनालिसिस में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इक्विटी के साथ साथ डेट में भी आपका एक्सपोजर होगा। तो इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 50% के आसपास है, और डेट में इनका एक्सपोजर लगभग 30% के आसपास है, और लगभग 19% पैसा ये कैश में होल्ड करके रखे हुए हैं। मार्केट में जब भी इनको मौका मिलेगा तो ये पैसा और ज़्यादा इक्विटी में या फिर डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं कुछ और टेक्निकल डेटा की अगर मैं बात करूं तो आपको आपके स्क्रीन पर देखना होगा। देखिए, इनका जो PE रेशियो है वो काफ़ी डिसेंट है। PE रेशियो हमें ये बताता है कि 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए हम जो पैसा दे रहे हैं वो कितना ज़्यादा गुना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर PE रेशियो 20 से कम है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसके साथ ही साथ बीटा हमें यह बताता है कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना वोलेटाइल होगा। बीटा का वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू 1 होता है, अगर 1 से नीचे है यानी कि ये कम वोलेटाइल है, कम रिस्की माना जाएगा, और अगर 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 से कम है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और साथ ही साथ अल्फा हमें ये बताता है अपने बेंचमार्क से वो कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। ये पॉजिटिव में 9.87 के आसपास है, लगभग 10 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छा। इसी वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकल करके आ रहा है, और अपनी कैटेगरी में ये टॉप परफॉर्मर है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड कैटेगरी में मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो 3 साल में और 5 साल में ये नंबर 1 कैटेगरी है, मतलब अपनी कैटेगरी में नंबर 1 फंड है। ठीक है,
तो यहाँ से पहला फंड आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इक्विटी का पोर्शन था लगभग 49.8% जो था, उसमें भी अगर देखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, जिससे तस्वीर और ज़्यादा आपके सामने स्पष्ट होगी। देखिए फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आ चुके हैं और जो लगभग 50% के पास आसपास इनका एक्सपोजर था। देखिए इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेबसाइट से डेटा लिया गया है। कई वेबसाइट कुछ दिन बाद अपडेट होती है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो दोनों पर 50% इक्विटी में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। और जो डेट वाला पार्ट था और जो कैश वाला पार्ट था, दोनों को ऐड कर दिया गया, इसलिए डेट एंड कैश में ये लगभग 49% के आसपास दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50% हमारा इक्विटी में जा रहा था, उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा आपका लार्ज कैप में पैसा जा रहा है। स्मॉल कैप में आपका सिर्फ 6.5% जा रहा है और मिड कैप में आपका पैसा लगभग 6.5% के आसपास जा रहा है। तो देखिए, भले आप हाइब्रिड कैटेगरी का ले रहे हैं तो भी आपको स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है और मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये एक बैलेंस अप्रोच होता है। मतलब कि जब मार्केट में करेक्शन होगा तो ये जो डेट वाला पार्ट है वो आपको सपोर्ट देगा निगेटिव में जाने से, और साथ ही साथ स्मॉल कैप और मिड कैप आपको थोड़ा सा रैली देगा, क्योंकि ये वोलेटाइल ज़्यादा फंड होते हैं। और लार्ज कैप का जो एक्सपोजर होगा वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस देगा, क्योंकि ये मार्केट करेक्शन में कम गिरते हैं। तो इस तरीके से आपको इस सभी चीज़ों के बारे में प्लान करना होगा। ठीक है, तो पहला फंड आप कंसिडर कर सकते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। दूसरा फंड जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है वो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लार्ज एंड मिड कैटेगरी में सेबी के गाइडलाइन के अनुसार से टोटल फंड का कम से कम 35% लार्ज कैप में डाला जाएगा और कम से कम 35% मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। टोटल जोड़ देंगे तो आपका 70% हो चुका है। बाकी का जो 30% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो 30% को लार्ज में भी एक्सपोजर बढ़ा सकती है, या फिर मिड में भी बढ़ा सकती है, या फिर स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर रख सकती है। इसके अलावा वो डेट या फिर डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे को लार्ज कैप में भी मूव किया जा सकता है, और अगर रैली आई तो पैसे को ज़्यादा मिड कैप में भी मूव किया जा सकता है। मतलब 35% ब्रैकेट के अलावा जो 30% है उसको लेकर के। ठीक है, तो एक फंड की अगर मैं बात करूँ SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न रहा है वो 18.3% का रहा है। ठीक है, 18.3% का। और अगर मैं यहाँ पर इनका रिकॉर्ड दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिटर्न वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेलिंग रिटर्न के माध्यम से। अभी जैसे मार्केट में करेक्शन पीरियड चल रहा है, पूरा अक्टूबर मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इनका बेंचमार्क है निफ्टी 500, उससे ये फंड कम गिर रहा है, उससे कम गिर रहा है। इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 6 महीने का आप डेटा देख लीजिए, ये कैटेगरी एवरेज है और ये बेंचमार्क है, दोनों से इसका रिटर्न ज़्यादा है। एक साल में देखेंगे तो जो बेंचमार्क है उसको तो बीट कर रहा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। क्यों इग्नोर किया जा सकता है? क्योंकि 3 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कहीं ज़्यादा है। 5 साल का डेटा देखेंगे तो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से ये ज़्यादा है। तो ये फंड आपके लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से ये जो फंड होता है वो बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, यहाँ पर इक्विटी में इनका एक्सपोजर 96% के आसपास है, और डेट और कैश में 4% के आसपास इन्होंने ले रखा है। अब इक्विटी का जो 96% है उसमें से अगर आप देखें तो लगभग 40.5% लार्ज कैप में है और लगभग 38% आपका मिड कैप में। मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम 35% होना चाहिए, इससे ऊपर कितना भी जा सकता है। तो देखिए दोनों मिनिमम 35% को फुलफिल कर रहे हैं। बाकी का पैसा आपका स्मॉल कैप में है। आप देखिए, आप प्योर स्मॉल कैप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पैसे का इक्विटी में जो एक्सपोजर जा रहा है उसका 16% 17% आपका स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल चुका है। तो आपको अलग से अब स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अलग से स्मॉल कैप ले लेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% आपका स्मॉल कैप में चला जाएगा। इससे ये होगा कि मान लीजिए स्मॉल कैप अगर हैवी करेक्शन हुआ या फिर मार्केट कभी परफॉर्म नहीं की, मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गया, तो उस दौरान आपका पैसा स्टक हो सकता है। तो इसलिए आपके टाइम होराइजन और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्मॉल कैप प्योर ना चुन करके आपको लार्ज एंड मिड कैप का जो ये फंड मैं बता रहा हूं, और इसके अलावा जो HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका होगा, आपके रिसर्च और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। अब मिड एंड लार्ज कैप में मैं SBI को ही क्यों चुना, इसके लिए मैं रीजन बता देता हूं कि ये फंड जो है जिसको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और जिनका जो AUM है वो सेकेंड हाईएस्ट है।
जो नंबर 1 पर है वो मिराय एसेट का है, लेकिन उनका रिटर्न एसबीआई से थोड़ा सा कम है। इस वजह से मैं हाईएस्ट एवीएम को इग्नोर करके सेकंड हाईएस्ट एसबीआई का था, और इसको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, इस वजह से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। भले हमें 1 साल में अच्छा रिटर्न या फिर टॉप 1 में या फिर टॉप 5 में ना आए, लेकिन लगातार हमें अच्छा रिटर्न बना करके दे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर ये फंड को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको देख करके कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इनका जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है वो लगभग 18.5% का है। ठीक है, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है लगभग 18.5% का रिटर्न बना करके दे रहा है। अभी तक 2 फंड हमने सेलेक्ट कर लिया, और तीसरा फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो एक इंडेक्स फंड होना चाहिए। अभी तक जो हमने बात की वो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड थे, और ये एक पैसिव फंड की मैं बात बता रहा हूँ जो कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड होना चाहिए। देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है हमारी आपके पोर्टफोलियो को लेकर के वो बहुत ही सेफ हम लोग खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अब हमें मोमेंटम स्ट्रेटजी को एक्वायर करना होगा अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, ताकि जो रिटर्न है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिले। यहाँ पर मैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ही क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। निफ्टी 500 यानी कि लार्ज कैप के टोटल 100 कंपनी, मिड कैप के टोटल 150 कंपनी और स्मॉल कैप के टोटल 250 कंपनी, तीनों को मिला करके ये 500 कंपनी हो गई, जो कि 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन 500 कंपनी में से पिछले 6 महीने और 12 महीने में प्राइस वाइज रिटर्न के हिसाब से जो 50 सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी होगी, और उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी वेटेज आएगा, उस वेटेज के साथ 50 स्टॉक्स में कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा फंड जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, और ओवरऑल जो आपका रिस्क है उसको कम करेगा। साथ ही साथ जो आपका अगर आप केवल लार्ज कैप और मिड कैप में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जा रहा है। और चूंकि ये मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड है, इस वजह से हर एक 6 महीने में ये जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिक एक तरीके से रीबैलेंस कर दिया जाता है। यानी ऐसे ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होंगे जो कि लगातार रैली में होंगे, जो कि लगातार आपको रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। तो अगर इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो पिछले 1 साल में इन्होंने 65% का रिटर्न बना करके दिया है, 5 साल में लगभग 35% का, और सिंस इंसेप्शन लगभग 25% का रिटर्न बना करके दे रहे हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आप निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, ये फ्लैक्सी कैप के तहत ये आता है। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सी कैप में जैसा कि आप जानते हैं कि फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो इक्विटी का कम से कम 65% रख करके लार्ज, मिड और स्मॉल किसी में भी पैसा डाल सकता है। तो यहाँ पर भी जो कंपनी 500 कंपनी में से 50 कंपनी में आपका पैसा जाएगा, वो किस बेस पर सेलेक्ट हो रहे हैं? वो मोमेंटम के बेस पर सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट होने की संभावना रहेगी, मतलब जो ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। साथ ही साथ यहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से जब मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा एक्सपोजर जो आएगा वो लार्ज कैप का आएगा। क्यों लार्ज कैप का ज़्यादा आएगा? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लार्ज कैप का ज़्यादा होता है, उसकी तुलना में मिड कैप का कम होता है, और सबसे कम स्मॉल कैप का होता है। तो नो डाउट जो रिटर्न हमें ज़्यादा बना करके देगा, यानी जो मोमेंटम में होगा वो स्मॉल कैप होगा। तो उस कैटेगरी, उस कंडीशन में स्मॉल कैप ही आपके फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो जाता। लेकिन जब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करके वेटेज तय होगा तो वेटेज आपका लार्ज कैप का ज़्यादा आएगा। लार्ज कैप ज़्यादा आने की वजह से एक तो आपको मोमेंटम स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपका रिटर्न बढ़ गया, और ऊपर से आपको बैलेंस मिल गया, क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहेगा, मिड कैप का ज़्यादा रहेगा और स्मॉल कैप का थोड़ा कम रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब रिटर्न को देकर के आप घबराइएगा मत कि -7% यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। ये फंड जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगर मैं लॉन्च डेट दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, 11 सितंबर 2024 का डेट आ रहा है, और सितंबर से लेकर के लास्ट सितंबर से लेकर के अक्टूबर पूरा महीना लगातार मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला है। तो ये फंड जब लॉन्च हुआ उसके बाद ही मार्केट में हैवी करेक्शन शुरू हो गया। तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। ये चूंकि एक इंडेक्स फंड है, जो कि मैंने अभी इंडेक्स का रिटर्न आपको दिखाया लगभग 25%, उसी को केवल ये रिप्लिकेट करेगा। तो लॉन्ग टर्म में 25% ना सही, हमें एटलीस्ट 20% भी दे दे 10 साल में, तो हमारे लिए मोर देन सफिशियंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इस इंडेक्स के अगर हम लोग फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिससे और ज़्यादा आपको पिक्चर स्पष्ट होगा, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। इसका बेनिफिट एक ये भी होगा कि चूंकि ये एक इंडेक्स फंड है तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। साथ ही साथ अगर मैं इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, मेजर जो आपका पैसा होगा वो लार्ज कैप में जा रहा है, और उससे कम
स्मॉल कैप में जा रहा है, माफ कीजिएगा मिड कैप में जा रहा है, और सबसे कम स्मॉल कैप में जा रहा है। चूंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपका कम है, इस वजह से फंड जो है वो कम वोलेटाइल होगा, और मिड कैप और लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ये लार्ज एंड मिड कैप की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि डिसेंट रिटर्न के साथ आपको एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 फंड जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिर भी मैं बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो है, अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद से जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी के अंतर्गत निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के अंतर्गत हमने निपॉन एएमसी का जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि देखिए ये एक नया इंडेक्स है जिसमें मोतीलाल ओसवाल का भी लॉन्च हो चुका है, और इसके अलावा बंधन का भी लॉन्च हुआ है, और निपॉन का भी लॉन्च हुआ है। तीनों में सबसे बड़ी एएमसी जो है वो निपॉन इंडिया एएमसी है। एएमसी के बड़े होने की वजह से मैंने इस फंड को चुना है, और तीनों में अगर सबसे ज़्यादा एयूएम देखेंगे तो एयूएम वाइज भी निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का एयूएम सबसे बड़ा है तीनों में, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और चूंकि ये एक नया फंड है तो इसको रिटर्न को देख करके आप मत घबराइएगा, क्योंकि ये 1 महीना ही हुआ है इसको लॉन्च हुए, ठीक है। तो जो इंडेक्स का रिटर्न है वही रिटर्न आपको यहाँ पर रेप्लिकेट होते हुए दिखेगा, और सिंस इंसेप्शन इंडेक्स का जो रिटर्न है 2005 से वो लगभग 24.93% का है, ठीक है। तो आप इसको देख करके घबराइएगा मत, ये अभी जब लॉन्च हुआ है तैसे ही वैसे ही मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर रिटर्न आपको निगेटिव दिख रहा होगा। अब हमारे पास 3 फंड तो आ चुके हैं। पहला HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड। दूसरा हमारे पास आ चुका है SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ठीक है। और जो तीसरा हमारे पास है वो है निपॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। अब ये 3 फंड हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन जैसे सर का जो मंथली SIP का अमाउंट है 13,500 ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस क्रम में और कितना पैसा हम किस में डालें, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप वाला फंड हमने लिया है, इसमें आपको कम से कम 5,000 की SIP यहाँ पर करनी चाहिए। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में 5,000 की आप SIP कर सकते हैं, और बाकी का जो आपका 3,500 बचा वो आप HDFC बैलेंस एडवांटेज में डाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका देखिए यहाँ पर 13,500 का पोर्टफोलियो बनकर के तैयार हो चुका है। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि 10 साल में, आने वाले 10 साल में आपका टोटल कितना पैसा बन जाएगा, उसको समझने के लिए, चूंकि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो सिंस इंसेप्शन जो हमें रिटर्न बना करके दे रहा है वो लगभग 16.5% का दे रहा है। अब जो पास्ट का रिटर्न होता है ये हमें 16.5% का रिटर्न दे रहा है लगभग, और SBI जो है वो हमें लगभग 18.5% का दे रहा है, और निपॉन इंडिया जो है वो हमें 24.93% का दे रहा है, ठीक है। अब जो पास्ट का जो रिटर्न होता है वो फ्यूचर की तो गारंटी होती नहीं है, इस वजह से इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इससे हमें कम एक्सपेक्ट करना होगा। और मैं एवरेज ले लेता हूं कि आने वाले 10 साल में हमें कम से कम 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इन तीनों का एवरेज मैं ले लेता हूं, और मैं कम ही लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि मार्केट जो पास्ट में रिटर्न दिया है वो फ्यूचर में देने की गारंटी नहीं होता है। फिर भी इंडिया चूंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए मैं मान करके चल रहा हूं कि इन तीनों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में, जैसे आपका 10 साल का विजन है, तो आपको कम से कम 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो 15% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हर एक महीने अगर आप 13,500 SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कितना कॉर्पस बनेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे SIP के माध्यम से मैंने 13,500 यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट सेट कर दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 15% सेट कर दिया, और टाइम पीरियड 10 साल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब अगर केवल 13,500 पर महीने जमा करते करते 10 साल तक अगर आपने इस SIP को कंटिन्यू किया तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 16,20,000, जिस पर रिटर्न आपको मिलेगा लगभग 21.5 लाख के आसपास, और टोटल जो आपका कॉर्पस हो जाएगा वो लगभग 37.5 लाख के आसपास हो जाएगा। कितना? 37.5 लाख। अब जो हमने रिटर्न लिया है 15%, वो मान लीजिए कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिल गया, मान लीजिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, 15.5% मिल गया, तो आपका जो 37 लाख का कॉर्पस बन रहा था वो बढ़ करके लगभग 39 लाख के आसपास हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा और ज़्यादा आपको मिल गया, मान लीजिए 16% आपको मिल गया, तो 16% के हिसाब से जो टोटल कॉर्पस आपका बन जाएगा वो 40 लाख के आसपास बन जाएगा। अब
मैं इसको कम ही रहने देता हूँ, 15% लेकर के चलता हूँ और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि 37.5 लाख आपका अमाउंट बना। अब इस 10 साल में जब भी आप एसआईपी करेंगे तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि मार्केट में धीरे धीरे करके करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जब जब मार्केट में करेक्शन हो, जैसे अभी अक्टूबर माह में करेक्शन देखने को मिला, 6 से 7%, 8% मार्केट करेक्ट हो गई है। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे होंगे, जब जब करेक्शन हो, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट के तहत कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, जो भी आपके पास कैपेबिलिटी हो, जो भी आप सक्षम हो, वो डालते रहेंगे। तो ये जो अमाउंट है आपको 37.5 लाख दिख रहा है, वो 10 साल में 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जब जब मार्केट में करेक्शन हो, आप जितना सक्षम हो 2,000, 5,000, 4,000 आप इन्हीं 3 फंड में डालते रहिएगा, तो आपका ये जो 37.5 लाख है वो लगभग 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 50 लाख आपको ज़िंदगी भर पैसा दे सकता है। जब आप रिटायर हो जाएंगे, जो आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद होने के बावजूद भी आपको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगा और उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी होंगे उनको ये पूरा पैसा मिल जाएगा। अब इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें SWP के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। SWP का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP के जस्ट ये रिवर्स होता है। SIP में क्या हो रहा है, हम छोटा छोटा अमाउंट हर एक महीने जमा कर रहे हैं और जमा करते करते ये एक बड़ा कॉर्पस बन जा रहा है। SWP में क्या होता है? SWP में हम एक बड़ा सा कॉर्पस पहले जमा करते हैं और उसके बाद से छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ निकालते हैं। ये जस्ट रिवर्स है SIP का। अब चूंकि 10 साल में हमने जो पैसा कलेक्ट किया, यहाँ पर 37.5 लाख और जो लमसम करके हमारा 50 लाख टोटल हो जाएगा, वो हमारा टोटल अमाउंट 50 लाख का हो गया। अब इसमें छोटा छोटा अमाउंट हम करके निकालेंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि जब छोटा छोटा अमाउंट हम हर महीने निकाल रहे हैं तो क्या ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। अगर इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से जो मंथली आप निकालेंगे वो सही से तय करेंगे। तो कैसे, इसको समझते हैं। इससे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 3 बाल्टी, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 बाल्टी है और तीनों में ऊपर से नल लगा हुआ है, जहाँ से इस तीनों बाल्टी में पानी आ रहा है और ऊपर से जो नल से पानी आ रहा है तीनों में सेम स्पीड से आ रहा है। पहले बाल्टी में, तीनों बाल्टी में एक और नीचे नल लगा हुआ है। पहले बाल्टी में जो नीचे से पानी निकलने का जो स्पीड है वो जो ऊपर से आ रहा है उससे ज़्यादा है। तो क्या ये कभी बाल्टी में एक भी बूंद पानी बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड से आ रहा है उससे तेज स्पीड से तो पानी निकल जा रहा है। तो यहाँ पर बाल्टी में एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर जो स्पीड से पानी आ रहा है बाल्टी में उतने सेम स्पीड से मैं पानी निकालूं तो जितना आएगा पानी उतना निकलता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी कभी भी बाल्टी में पानी नहीं बचेगा। तीसरा कंडीशन समझिए, जितने स्पीड से पानी आ रहा है उससे आधे स्पीड से ही अगर मैं केवल पानी निकालूं तो क्या होगा कि आधा स्पीड से तो हमारा पानी निकल गया और आधा स्पीड से हमारा बाल्टी भी क्या होता रहेगा, भरता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर SWP काम करती है। कैसे? अभी जो हमने रिटर्न माना 15% माना, 10 साल बाद जब ये पैसा हम एज इट इज रहने देंगे तो ये हमारा लमसम की तरह काम करने लगेगा। जब हम अपना SIP बंद कर देंगे तो ठीक है, SIP आपने बंद कर दिया, अब ये लमसम की तरह काम करेगा और लमसम की तरह काम करते हुए जितना हमें रिटर्न मिल रहा है उसका आधा % अगर हम लोग निकालें, जितना रिटर्न मिल रहा है उसका आधा निकालें। जैसे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 15% हमने माना 10 साल तक जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब पैसा निकालने जाएंगे तो हम इसको और कम कर देंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें केवल 12 ही % मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं ये उम्मीद, मिल तो आपको रहा होगा 15%, 16% ही, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें कम से कम 12% तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, कम से कम। ठीक है, तो 12% मिलने के दौरान आप बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, जितना ऊपर से पानी आ रहा था उसके आधे स्पीड से मैं पानी निकाल रहा हूँ, तभी तो हमारा आधा स्पीड से बाल्टी भरता चला जाएगा। तो जब 12% हमें मिल रहा है तो हम साल का केवल 6% निकालेंगे। तो जो 6% रिमेनिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो हमारा 50 लाख का अमाउंट है वो ग्रो भी होता रहेगा और इस अमाउंट में से 6% सालाना आपका निकलता भी रहेगा। मतलब कि जो अमाउंट है वो ग्रो भी हो रहा है और आपका पैसा भी निकल रहा है। तो ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, इस बाल्टी वाले कॉन्सेप्ट से आप उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब SWP कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि हम कितना पैसा निकालेंगे और कितना तेजी से हमारा पैसा बढ़ेगा। अब देखिए, जो 6% हम पैसा निकाले वो साल भर का निकाले हैं और हमें पैसा हमारे खर्चे के लिए मंथली बेसिस पर चाहिए। तो इस 6% में हमें 12 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब इससे मैं डिवाइड करता हूं तो 0.5% आता है, यानी जो टोटल हमारा कॉर्पस था 50 लाख का उसका मंथली हमें 0.5% निकालना है। तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा? देखिए, 50 लाख गुणे 0.5 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। अब देखिए, ये 5000 गुणे 5 कर देंगे तो ये 25,000 आ जाएगा। यानी कि 50 लाख का जब हमारा टोटल कॉर्पस हो गया तो हम मंथली 25,000 अमाउंट तक निकाल सकते हैं और हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? देखते हैं।
देखिए, चूंकि हम 3 म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है तीनों में हमारा जो अमाउंट हो वो अलग अलग हो सकता है एक में हमारा जो अमाउंट हो वो 15 लाख को टच कर चुका हो, दूसरे में मान लेते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो 12 लाख को टच किया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 लाख हो चुका है। और तीसरा जो फंड है वो मान लीजिए कि उसमें 23 लाख हमारा जमा हो गया। तो अब जो ये टोटल फंड है इसका हम लोग मंथली कितना सेट कर देंगे, 0.5%। यानी कि या तो आप 50 लाख का 0.5 सेट करते जब आपका एक म्यूचुअल फंड में होता। अब चूंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग अमाउंट है, तो अलग अलग अमाउंट का 0.5% अलग अलग म्यूचुअल फंड में हम SWP सेट करेंगे, और अलग अलग म्यूचुअल फंड से जो हमारा तीनों म्यूचुअल फंड था उसमें हम इतना सेट करके मंथली इतने का विड्रॉल लेंगे, और तीनों को जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो आपका 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 50 लाख जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारा पर मंथ विड्रॉल होगा 25,000 का, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैंने घटा दिया। पहले मैं 15% लेकर के चल रहा था, अब चूंकि हम पैसा निकाल रहे हैं तो हम अपने लिए सेफ ये मान करके चल रहे हैं कि हमें केवल 12% केवल मिल रहा है। ठीक है, तो 12% लेकर के चल रहा हूँ, और मैं ये जो कैलकुलेशन है वो आने वाले 5 साल तक के लिए रखता हूँ। तो आने वाले 5 साल तक जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो तो 50 लाख फिक्स है, जो हमारा विड्रॉल हो जाएगा पर मंथ 25,000 की वजह से 5 साल में हम 15 लाख निकाल चुके होंगे, और हमारा जो पैसा है वो 50 लाख से बढ़ करके 68 लाख हो चुका होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, हम 15 लाख निकाल भी चुके हैं और 50 लाख बढ़ करके 68 लाख कैसे हो गया। आप बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, जितना स्पीड से पानी आ रहा था उससे आधे स्पीड से हम पानी निकाल रहे हैं, तो आधे स्पीड से तो बाल्टी भर ही रहा है। जितना हमारा रिटर्न मिल रहा है उससे हम केवल आधा ही रिटर्न साल भर का निकाल रहे हैं, तो आधा जो रिटर्न है 6% वो क्या कर रहा है, वो बाल्टी को भरने का काम कर रहा है। बाल्टी यहाँ पर क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट लगातार बढ़ रहा है पानी की वजह से, जो आधा स्पीड की वजह से, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6% की वजह से लगातार ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा पैसा इतना बढ़ कर के हो गया है। अब देखिए, चूंकि इन्फ्लेशन की वजह से हर एक साल महंगाई बढ़ रही होगी, तो इसको आप, मैंने चूंकि 5 साल के लिए कैलकुलेट किया, आप इसको एक एक साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर एक साल में जो 25,000 की वैल्यू है जो आप निकाल रहे हैं उसमें 6% इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर जोड़ करके आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका बढ़ रहा है, तो उसमें आप उस जितना अमाउंट हो चुका होगा अगले साल उस अमाउंट का 0.5% आप बढ़ा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आपका खर्च भी चलता रहेगा और ये वैल्यू हमेशा चलता रहेगा। अगर इसको लाइफ टाइम के लिए अगर आप देखें तो आप लाइफ टाइम यहाँ से पेंशन ले सकते हैं, और जो भी अमाउंट बढ़ करके आपका हो सकता है करोड़ों में हो चुका हो, तो जो भी नॉमिनी आप बनाएंगे उनको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।